Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are doing well. I am Sayyam Slim Kiani और बच्चा आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर को अगर आप देखें तो ये थर्मिस्टर हमारे पास दो वाट से मिलके बना हुआ है। एक लफ्ज़ है इसमें थर्म, ये थर्म का लफ्ज़ निकला हुआ है थर्मल से। थर्मल मीन टेम्परेचर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थर्मल यानी टेम्परेचर, और ये जो ये रजिस्टर की शॉर्ट फॉर्म है, तो ये है रजिस्टर। अब आप देखें कि ये थर्मल और रजिस्टर यानी ये दो वाट से मिलकर ये वाला हमारा वाट बना हुआ है थर्मिस्टर। मीन के ये बेसिकली एक रजिस्टर है। थर्मिस्टर एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही होती है किस पे, टेम्परेचर पे। तो ऐसा रजिस्टर के जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करे उसको हम कहते हैं थर्मिस्टर, ठीक हो गया। तो अब ये जो थर्मिस्टर है हमारे पास बेसिकली ये एक पैसिव कंपोनेंट है। अब पैसिव और एक्टिव दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये पैसिव कंपोनेंट है। पैसिव कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट होता है कि जो एनर्जी को लॉस करता है, ये एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है। और न ही ये एनर्जी को एम्पलीफाई करने की सलाहियत रखता है। तो यानी कि ये एनर्जी को लॉस करेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट हुआ, पैसिव कंपोनेंट हुआ। अब हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर होता है इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप को हम कहते हैं एनटीसी, और जो दूसरा हमारे पास टाइप होगी उसको हम कहेंगे पीटीसी। तो ये इसकी होगी टाइप्स। पहली टाइप को हम कहेंगे एनटीसी। एनटीसी मीन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये हमारे पास हो गया नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक हो गया। और यही ज़्यादातर हमारे पास डिवाइसेस में यूज़ होता है। तो ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो गया। और दूसरी जो इसकी टाइप होती है वो होती है पीटीसी। पीटीसी मीन की पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसको पढ़ते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और इसको हम, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कोएफिशिएंट, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब एनटीसी और पीटीसी में फ़र्क क्या होता है? एनटीसी एक ऐसा हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है कि जिसमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन होता है। मीन कि इसमें अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। या जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यानी कि उलट रिलेशन होता है। नेगेटिव आप इस सेंस में भी ले सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का क्या होगा, उलट रिलेशन होगा। जबकि पीटीसी में क्या होता है, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ऐसे थर्मिस्टर होते हैं कि जहाँ पे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो देन रेजिस्टेंस भी उसके अकॉर्डिंग क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है। अब ये तो बेसिकली यहाँ तक इसका ये पहला फैक्ट आ गया। लेकिन फिर एक लफ्ज़ आता है कि इसको नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्यों कहते हैं? बेसिकली बच्चा लोग, आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जिसको हम ज़्यादातर बच्चा डिनोट करते हैं अल्फ़ा के साथ ही। और इस अल्फ़ा का जो हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, आर टी माइनस आर नॉट ओवर क्या होगा हमारे पास से, आर नॉट टी। ये इसका फ़ॉर्मूला होता है, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। अब जो हमारे पास, अब हमने सबसे पहले नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट को डिटेल में पढ़ना है कि ये चीज़ क्या होती है। बेसिकली ये हमारे पास ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, यानी सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। क्योंकि ये लेट अस सपोज़ कि मेरे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है ना, तो इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है कि जो ही हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ पे हम इसके टेम्परेचर को क्या करना शुरू कर देते हैं, इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। लेट अस सपोज़ कि इसको मैंने हीट देना शुरू हो गई। तो जो सेमीकंडक्टर होता है उसके पास चार्ज कैरियर की कमी होती है। तो इसलिए उसकी जो मतलब थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, या वो करंट को अच्छी तरह से कैरी नहीं कर सकता। तो अब क्या होता है कि जो ही हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो इसके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के अंदर टेम्परेचर को गेन करते हैं, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या होना शुरू हो जाते हैं, फ्री होना शुरू हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद इंक्रीज़ होगी तो डेफ़िनेटली फिर करंट ने इंक्रीज़ होना है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना कि करंट का एक फ़ॉर्मूला आपने ये शायद कहीं देखा हो, तो ये करंट का फ़ॉर्मूला होता है हमारे पास नॉर्मली
इन इन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होता है पर यूनिट वॉल्यूम, और फिर ये एरिया, और ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और साथ हमारे पास क्या होता है, क्यू। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो देखिए नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जब इंक्रीज होंगे तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे आप देखें ना कि अगर आपके पास कोई ब्लॉक्स हैं या कोई ब्रिक्स हैं, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पे अगर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास मज़दूर ज़्यादा हो जाए, तो आप जल्दी से उसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आप मज़दूर की जगह समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएँगे, तो फिर आप एनर्जी को यहाँ से लेकर यहाँ तक कैरी करना आपके पास क्या हो जाएगा, ईज़ी हो जाएगा। तो इसी तरह से ये देखें कि एनर्जी को आप कैरी कर रहे थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा होंगे, तो देखें एनर्जी को कैरी करना क्या हो जाएगा, ईज़ी, और फिर वो करंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो इस तरह से देखें कि आपने जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, तो करंट क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। यहाँ तक हम समझे हैं। अब ओहम लॉ को देखते हैं। V इज़ इक्वल टू क्या होगा, IR। तो अब ये देखें कि हमारे पास, या यहाँ से मैं अगर I की वैल्यू निकालूँ, तो वो क्या हो जाता है, V/R। ठीक हो गया? ये R इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास इस केस में देखें कि जो ही मैंने क्या किया कि टेम्परेचर को किया ज़्यादा, तो करंट क्या हुआ, ज़्यादा। करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ने क्या होना है, कम। देखिए ना, करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। तो इनडायरेक्टली ये देखेंगे टेम्परेचर को जब हमने इंक्रीज़ किया तो रेजिस्टेंस क्या हुई, कम। तो यही तो मैं बता रहा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस ने कम होना है, और इसको कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट या एनटीसी थर्मिस्टर। अब देखिए कि ये तो हमने इसको फिज़िकली देखा कि बेसिकली हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर के इंक्रीज़ होने की वज़ह से क्या होना शुरू हो जाएगा, उसकी रेज़िस्टेंस से कम होना शुरू हो जाएगी। अपोज़िशन क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। अब इसको हम नेगेटिव टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट इसलिए कहते हैं कि जो ये इसका फ़ॉर्मूला है ना, इस फ़ॉर्मूले को देखें कि इसमें ये आर नॉट, यानी ये वो रेज़िस्टेंस है जो 0 डिग्री टेम्परेचर पे होगी, और ये आरटी, लेट अस सपोज़ कि आपने यहाँ पे इसको टेम्परेचर कितना दिया है, आपने इसको टेम्परेचर दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया? तो ये 10 डिग्री सेल्सियस के लिए ये रेज़िस्टेंस होगी। तो आप खुद सोचिए कि जो 10 डिग्री पे जब आपने टेम्परेचर को 0 से क्या किया, 10 किया, यानी मैं यहाँ पे इसको अगर लिख लूँ कि R10 माइनस क्या लिखूँगा, R0 ओवर क्या हो जाएगा, R0T, मतलब रेजिस्टेंस एट 10 डिग्री सेल्सियस माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप देखें कि मैं यहाँ से अल्फ़ा को अगर मज़ीद निकालने की कोशिश करूँ, तो क्या होगा कि अल्फ़ा इज़ इक्विवेलेंट टू R10। रेजिस्टेंस जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हुई, बढ़ी। अभी मैंने आपको बताया ना कि जब टेम्परेचर को बढ़ाया था, बढ़ाया, सॉरी, टेम्परेचर को जब मैंने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हुई, कम। तो मैं सपोज करता हूँ कि रेजिस्टेंस उस वक्त मेरे पास हुई 3 ओहम, ठीक हो गया। दरमियान में कौन सा साइन है इसमें, ये देखिए माइनस का साइन है। फिर रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि टेम्परेचर अब क्या हुआ है, कम। आप 10 से किधर गए हैं, 0 की तरफ। तो अब इसकी कम होके तो लेट अस सपोज कि कितनी हो जाएगी, देखिए ना, यहाँ पे भी आप देखें कि जब आपने क्या किया कि अब आपने रेजिस्टर टेम्परेचर को 10 से आप लेके गए किधर गए, 0 पे, तो टेम्परेचर को आपने किया कम, तो रेजिस्टेंस से क्या होना है, ज़्यादा। तो अब रेजिस्टेंस पहले अगर 3 थी, तो अब ये कितनी हो जाएगी, लेट अस सपोज कि मैं कहता हूँ 5 हो जाएगी। डिवाइडेड बाय बचा मैं आर नॉट टी को इसी तरह से लिखता हूँ। तो 3 माइनस 5 इसका जवाब क्या आएगा, -2। तो -2 ओवर क्या ना हो जाएगा, आर नॉट टी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो ये जो टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट है ये क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसलिए इसको कहते हैं हम नेगेटिव टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट। यहाँ तक आप समझे हैं? तो ये हमारे पास से नेगेटिव टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट की सारी कहानी आ गई है। अब हमारे पास क्या है कि अब हमने जाना है कि पॉज़िटिव टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट की तरफ। तो पॉज़िटिव टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट में क्या होगा कि ये ज़्यादातर हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं। इसमें ये होता है ना कि लेट अस सपोज़ कि ये मेरे पास एक पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है, कि पॉलीक्रिस्टलाइन जो कि एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन मटेरियल के दरमियान में होता है। ठीक हो गया ना? हमने जब वो सॉलिड स्टेट पढ़ी थी तो थोड़ा-सा इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये मेरे पास एक पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है। तो इसमें होगा क्या कि ज़्यादातर जब हम इसके अंदर, पहली तो बात ये है कि इसमें जो चार्ज कैरियर्स है ना वो पहले से ही काफ़ी होते हैं। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर के इंक्रीज़ होने से उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे आपके पास सोचें कि आपने ब्रिक्स को एक जगह से दूसरी जगह पे रखना है, तो 100 ब्रिक्स हैं। तो 100 ब्रिक्स हैं तो आपको रखने के लिए पहले से ही 200 मज़दूर मौजूद हैं।
तो आपको मज़दूरों को ज़्यादा करने से तो कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा ना, क्योंकि ब्रिक्स ही 100 हैं और आपके पास जो मज़दूर हो गए, वो ज़्यादा हो गए। तो इसी तरह से एनर्जी को आपने अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसफ़र करवाना है ना, तो जो चार्ज कैरियर्स है, यानी इलेक्ट्रॉन्स, वो तो पहले से ही बहुत थी, तो उनको कम-ज़्यादा करने से इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब क्या होगा कि जब आप इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे ना, तो लेट अस सपोज़ कि आपने इसके टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज़ किया, तो यहाँ पे जो एटम्स होंगे, लैटिस एटम्स, उनकी वाइब्रेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा। मतलब जब वो इंक्रीज़ होंगे, तो वो वाइब्रेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज़। यानी कि वो ऊपर और नीचे तेज़ी से क्या करना शुरू कर देंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। मैंने आपको बताया भी था कि इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आप किसी गर्म तवे पे किसी इंसान को बैठा दें, तो अब वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा कि नहीं? तो ज़ाहिर-सी बात है, जब मतलब गर्मी उसकी रूह तक पहुँचेगी तो डेफ़िनेटली वो अफ़ेक्ट करेगा उसको। तो अब ये होगा कि इसी तरह से ये भी बिल्कुल एटम भी ऐसे ही वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। अब जब ये वाइब्रेट करता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पहले इधर से ईज़िली पास पास कर रहा था, अब वो पास नहीं कर सकता। वो इसके साथ क्या करना शुरू कर देगा, कोलिजन ज़्यादा हो जाएगी। वाइब्रेशन ज़्यादा होगी तो उसकी आपस में कोलिजन क्या होना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा। तो अब देखिए ना, एक मज़दूर यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे थे ब्रिक्स को उठाए हुए। लेकिन वो अगर आपस में उनकी टकरें ज़्यादा होना शुरू हो जाएँ, एक-दूसरे को टकरें मारना शुरू कर दें, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ईज़िली तो नहीं जा सकते ना। तो अब उनकी मतलब दरमियान में जो रेज़िस्टेंस हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो इसी तरह से देखें कि बेसिकली कुल टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से कोलिजन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से रेज़िस्टेंस क्या होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा। तो इन मटेरियल्स में क्या होता है कि बेसिकली कोलिजन्स की वजह से रेज़िस्टेंस क्या होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, शुरू हो जाती है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि जब बेसिकली आप टेम्परेचर को देते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। यानी कि पहले वो बहुत शायद ऑर्डर फॉर्म में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो, तो अब वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो फिर सॉरी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो तब भी वो इस पे क्या करेगा, अफ़ेक्ट करेगा। ठीक हो गया? तो मतलब वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर अब ऐसा चेंज होता है कि वो चार्ज कैरियर को अच्छी तरह से ईज़िली अपने से पास थ्रू होने नहीं देता। तो वो उस वज़ह से यहाँ पे रेज़िस्टेंस क्या होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा। अब ये तो इसकी फ़िज़िकल रीज़न हो गई। मैथमेटिकली अगर आप देखें, तो हमारे पास क्या होगा कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हमारे पास अभी हमने फ़ॉर्मूला इसका पढ़ा था कि क्या होगा, आर-टी माइनस से आर नॉट ओवर आर नॉट टी। आर नॉट होता है रेज़िस्टेंस, रेज़िस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैं सपोज़ करता हूँ कि जो रेज़िस्टेंस थी ना 0 पे, वो थी, मैं लेट अस सपोज़ कह देता हूँ कि 10 ओहम थी। ठीक हो गया? अब आर-टी रेज़िस्टेंस एट कहीं हायर टेम्परेचर पे, लेट अस सपोज़ कि हमने 0 से टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, कितना किया कि हमने 100 कर लिया, ठीक हो गया? तो अब जब हमने 100 किया, तो देखें, मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, 0 से आपने इंक्रीज़ किया 100, तो कोलिजन होगी इंक्रीज़। कोलिजन इंक्रीज़ होने की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। तो अब रेजिस्टेंस 10 नहीं रहेगी, वो 10 से लेट अस सपोज़ कितनी हो गई है, 20 डिवाइडेड बाय आर नॉट टी को मैं इसी तरह से लिखता हूँ। तो आप देखें 20 माइनस 10, इसका जवाब क्या आएगा, 10, और पॉज़िटिव 10 आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये अल्फ़ा की वैल्यू आई है, ये क्या आई है, पॉज़िटिव। तो इसीलिए इसको, ये जो पॉज़िटिव वैल्यू आई है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं पॉज़िटिव टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास यानी कि थर्मिस्टर की एक दूसरी टाइप आती है। तो ये थर्मिस्टर के हमारे पास से 2 टाइप्स आ गई हैं। अब जो थर्मिस्टर है ना, इनकी जो अब हमने देखनी है कि ये जो हमारे पास थर्मिस्टर है, इसकी कुछ शेप्स होती हैं, मतलब मुख्तलिफ शेप्स का ये मार्केट में अवेलेबल है। जैसे लेट अस सपोज़ कि इसकी एक शेप होती है डिस्क शेप, तो ये एक इसकी क्या हो गई कि ये डिस्क शेप, जैसे सीढ़ी नहीं होती है, इस तरह का भी ये शेप का होता है। बीड शेप का भी होता है, सिलिंड्रिकल शेप का भी होता है, तो मुख्तलिफ शेप्स और साइज़ में ये अवेलेबल होता है। लेकिन क्या करते हैं कि इसके साथ हमने यहाँ पे प्लाटिनियम की स्ट्रिप्स लगाई होती हैं दोनों साइड पे, ताकि इसकी कंडक्टिविटी को हम क्या कर सकें, सही कर सकें। ठीक हो गया कि नहीं? मतलब जोड़ने के लिए इन दोनों साइडों पे हमने प्लाटिनियम की स्ट्रिप्स लगाई होती हैं। तो ख़ैर इसकी मुख्तलिफ़ शेप्स हो सकती हैं, मतलब आपके पास बीड शेप हो सकती है, सिलिंड्रिकल शेप हो सकती है, तो वो आपकी बुक्स पे बनी भी हुई है, वो आप देख सकते हैं। अब ये है कि इसकी कुछ एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस यहाँ क्या है कि हमारे पास 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, थर्मिस्टर होते हैं, एक एनटीसी और एक पीटीसी। तो ज़्यादातर हमारे पास एनटीसी यूज़ होता है, क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो लेकिन लेट अस सपोज़ हम पीटीसी का एक यूज़ देख सकते हैं कि ये फ्यूज़ जो होता है ना हमारे पास, उस ऑटोमेटिक फ्यूज़ में ये यूज़ होता है। यानी एज़ अ फ्यूज़ ये यूज़ हो सकता है। कैसे ये एज़ अ फ्यूज़ यूज़ हो सकता है कि जैसे लेट अस सपोज़ कि ये हमारे पास एक
थर्मिस्टर था और ये थर्मिस्टर भी कौन सा था, पीटीसी। ये इसकी शेप होती है, मतलब ये इसका सिंबल होता है। तो अब ये है कि ये आपने यहाँ पे लगाया हुआ था सर्किट के अंदर, और इस सर्किट में क्या था कि आपने इस सर्किट के अंदर एक बैटरी जोड़ी हुई थी, जिसमें क्या था कि ज़ाहिर सी बात है करंट इसमें से फ्लो करेगा। अब ये होगा कि साथ आपने यहाँ पे एक बहुत सेंसिटिव एलईडी लगाई हुई थी, और होगा क्या कि जो ही यहाँ से करंट फ्लो करेगा, तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब वो जब करंट देखिए ना, यहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। करंट ज़्यादा होगा तो इस एलईडी के जलने का खतरा है। ये एलईडी को डैमेज कर सकता है। अब इसमें क्या करेंगे कि जब ये एलईडी को डैमेज करेगा, तो हम तो चाहते हैं कि ये एलईडी को डैमेज ना करे। तो हम क्या कहते हैं कि जब ये करंट देखिए ना, करंट ज़्यादा होगा तो आपको ये पता है कि करंट के ज़्यादा होने की वज़ह से साथ-साथ जो होगा ना टेम्परेचर, वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो टेम्परेचर, क्योंकि आप अगर हीटिंग का फ़ॉर्मूला ही देखें, तो उसमें भी आपके पास एक चीज़ आती है कि आई का स्क्वायर आर टी। तो मीन के अगर आप करंट को ज़्यादा करते हैं, तो हीट भी क्या होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो मतलब फिर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो अभी हमने पढ़ा था कि पीटीसी में जब टेम्परेचर को आप क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होती है, वो भी क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो अब यहाँ पे देखिए करंट जब ज़्यादा हुआ, तो एकदम इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस सर्किट की रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाएगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ये एकदम करंट को वापस कम कर देगी ना, क्योंकि ओहम लॉ ये कहता है कि V इज़ इक्वल टू आई आर, और यहाँ से अगर आप करंट की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, V ओवर ए आर। अब ये देखें कि जो ही आप रेजिस्टेंस को करेंगे ज़्यादा, तो करंट क्या हो जाएगा, कम। तो वो जो करंट ज़्यादा हुआ था, उस करंट को आपने क्या कर लिया, कम कर लिया। जैसे फ्यूज़ नहीं होता कि वो फ्यूज़ जब करंट ज़्यादा हो जाता था, तो वो उसका सर्किट को डिस्कनेक्ट कर लेता था। तो इस तरह से ये भी क्या करता है कि करंट को कम कर लेता है, ताकि वो जो ओवर करंट उस सर्किट को डैमेज करने की कोशिश कर रहा था, वो उसको आप मैनेज कर सकते हैं इस पीटीसी की मदद से। अब एनटीसी भी कुछ इसी तरह से ही, इसके भी कुछ यूजेस हैं। जैसे ये भी बिल्कुल ऐसे भी इस तरह से, जैसे ये इसकी एप्लीकेशन है, यानी कि ये बाज़ औक़ात अलार्म वगैरह में यूज़ होता है। तो अब जैसे हार्मफुलनेस ऑफ हार्मफुलनेस को हम डिक्रीज़ करना चाह रहे हों, तो किसी सर्किट की, तो इसको यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे बिल्कुल आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक ये मैंने एनटीसी लगाया है। ये एनटीसी का क्या होता है, सिंबल होता है, और यहाँ पर मैंने क्या लगा लिया कि एक मैंने रिंग लगा ली। लेट अस सपोज़ कि ये मेरे पास क्या थी, एक रिंग थी, ठीक हो गया? तो ये मैंने रिंग लगाई, और यहाँ पर यानी अलार्म लगा लिया, ये कोई अलार्म था, और यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगाई कि जिसमें से ये करंट फ्लो कर रहा है। अब नॉर्मली मैंने क्या किया कि इस वक़्त यानी कि लेट अस सपोज़ कि ये आपका पूरा रूम था, जिस रूम में ये सारी अरेंजमेंट की हुई है। तो क्या होगा कि रूम में कहीं कुछ आग लग गई, कुछ भी मसला हुआ, जिसकी वज़ह से रूम का टेम्परेचर क्या होना शुरू हो गया, इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो पहले तो आपने इसको ऐसे अरेंज करना है कि इसकी रेज़िस्टेंस को आपने इतना रखना है कि ये यहाँ पे करंट को फ्लो करने ना दे। ठीक हो गया कि नहीं? तो मतलब शुरू में पहले केस में तो इसका करंट क्या होगा, 0 होगा। तो करंट 0 होगा तो ये अलार्म भी यहाँ पे नहीं बजेगा, मतलब ये अलार्म बेल नहीं करेगा। तो आप कहेंगे कि आपका रूम में कोई बिल्कुल इस वक़्त सेफ है आपका रूम। लेकिन अल्लाह ना करे कि कोई एम्बिग्विटी आ जाए और आपके रूम का टेम्परेचर क्या हो जाए, रूम में आग लग जाए, तो आग लगने की वजह से उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब इसमें आपने लगाया हुआ है एनटीसी, तो एनटीसी भी अभी आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन कि जब आग लगेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। तो शुरू में रेजिस्टेंस ज़्यादा थी तो इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा था। लेकिन देखें जो ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हुई, कम। तो रेजिस्टेंस कम हुई तो उसकी वजह से करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, यानी अब करंट को रोकने वाली चीज़ क्या होगी, ये कम। तो अब इस सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो जब वो करंट ज़्यादा होगा तो इस करंट ये जब इस बेल से गुज़रेगा, इस इलेक्ट्रिकल बल्ब बेल के साथ, तो ये बल्ब यहाँ पे क्या करना शुरू कर देगी कि बजना शुरू हो जाएगी। तो जो ही ये आवाज़ आएगी टन, 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 तो एकदम आप समझ जाएँगे कि अंदर कोई एम्बिग्विटी हो गई है, और आप भागेंगे और जाके पानी-वानी फेंकेंगे, और मतलब घर वगैरह में शोर मचेगा, और सारी वो कहानियाँ जो होती रहती हैं वो होंगी, आपको पता ही है। तो वो सारी कहानियाँ यहाँ तक होंगी। तो देखें कि ये इस तरह से आप अपने घर को भी बचा सकते हैं इसके ज़रिए। तो ये ज़्यादातर जो अमीर लोगों के घर वगैरह होते हैं उधर लगे होते हैं, गरीब लोगों के घर बचा ये सब ज़बानी शोर मचा मचा देते हैं, तो इसलिए वो शॉर्ट सर्किट में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। तो ख़ैर, बहरहाल ये हमारे पास इसका एनटीसी का यूज़ था। लेकिन एनटीसी का एक और यूज़ जिसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे पास क्या है कि
ये एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ होता है। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर को हम देखते हैं, यानी पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया था, ये कुछ भी नहीं है, यानी पोटेंशियल को आप इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो ये एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ होता है। जैसे मैं एक सर्किट बनाता हूँ कि ये आपके पास एक सर्किट है, कि ये देखें कि ये एक बैटरी है। तो ये बैटरी जब इसमें ज़्यादा टर्मिनल बना रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर मैं 2 दफ़ा बना रहा हूँ, तो इट्स मीन कि ये बड़ी पावरफुल बैटरी है। ठीक हो गया? अब इस बैटरी के साथ मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये वायर्स बना रहा हूँ इस बैटरी की, ठीक हो गया? अब ये बैटरी की वायर्स थी, और इस बैटरी के साथ लेट अस सपोज़ कि यहाँ पर एक मैंने रेज़िस्टर जोड़ा हुआ है, R1 जिसको कहता हूँ। ये होता है हमारे पास R1 रेज़िस्टर, और इसमें एक ज़्यादातर नॉर्मली हमने यहाँ पे एक और रेज़िस्टर जोड़ा होता है जिसको हम कहते हैं R2 रेज़िस्टर। लेकिन उस R2 रेज़िस्टर की जगह हम यहाँ पे लगा लेते हैं बाज़ औक़ात थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर लगाएँगे तो होगा क्या कि आप ये देखें कि लेट अस सपोज़ कि मेरे पास ये यहाँ पे मैंने क्या लगाना है अबे, थर्मिस्टर। तो ये मैंने थर्मिस्टर लगा लिया। ये मैंने आपको अभी बताया था कि ये थर्मिस्टर का क्या होता है, सिंबल होता है। ये थर्मिस्टर का सिंबल हो गया। तो अब देखें कि इधर R2 रजिस्टर की जगह मैंने लगा दिया थर्मिस्टर, और फिर मैंने क्या किया कि एक वायर यहाँ से ली और एक वायर यहाँ से ली, और ये मेरे पास क्या हो गया, आउटपुट टर्मिनल हो गया। जिधर से मैंने वोल्टेज का आउटपुट लेना है, और यहाँ से ये बैटरी वोल्टेज को क्या करती है, इनपुट। तो ये वोल्टेज का क्या हो गया, इनपुट। अब देखें, लेट अस सपोज़ कि यहाँ पे वोल्टेज थी मेरे पास से 10 वोल्ट की, ठीक हो गया? और ये इस वोल्टेज इस सर्किट में फ्लो कर रही है। अब सर्किट में फ्लो कर रही है, तो बाज़ औक़ात जैसे आपके पास क्या होता है ना कि एसी वग़ैरह में ये चीज़ लगी होती है। एसी में बिल्कुल ऐसा ही पोटेंशियल डिवाइडर वाला सर्किट लगा होता है। तो उसमें ये होता है कि देखें कि जो ही आपके एसी का लेट अस सपो और इसमें आपने लेट अस सपोज़ एनटीसी लगाया हुआ है। तो एनटीसी में क्या होगा कि आपके पास से अभी मैंने बताया है कि रेज़िस्टेंस और टेम्परेचर क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक हो क्या? या आपने यहाँ पे आउटपुट पे एसी लगाया हुआ है, या यहाँ पे आपने क्या लगाया हुआ है, हीटर लगाया हुआ है, लेट अस सपोज़, ठीक हो गया? अब ही बाज़ औक़ात ये ऑटोमैटिक हीटर्स होते हैं कि जो खुद ब खुद ऑन ऑफ हो जाते हैं, तो वो कैसे ऑन ऑफ होते हैं, उस चीज़ को हमने देखना है, वो उसमें हमने पोटेंशियल डिवाइडर वाला सर्किट लगाया होता है। तो अब इसमें होगा क्या कि देखिए, पहले तो इसमें सर्किट में ये वोल्टेज फ्लो कर रही है एक नॉर्मल हालत में। लेकिन क्या हुआ कि लेट अस सपोज़ कि जो कमरे का टेम्परेचर था वो कम हो गया। तो कमरे का टेम्परेचर क्या हुआ यहाँ पे, कम। तो यहाँ पे जो रेज़िस्टेंस होगी, वो रेज़िस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा। देखें मतलब टेम्परेचर कम हुआ तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होना है। अब ओहम लॉ को देखें, ओहम लॉ ये कहता है V इज़ इक्वल टू आई आर। जब भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, यानी इस जगह पे, इन 2 जगह पे देखें कि इस जगह पे क्या होगा कि जो ही आपने कमरे का टेम्परेचर हुआ कम, तो यहाँ पे इस सर्किट में रेजिस्टेंस क्या हो गई, ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई तो ओहम लॉ ये कहता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा। तो अब आपके पास वो जो हीटर था उसको ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप यानी अब पोटेंशियल को उसको इस हीटर को ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगा। जब इसको पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगा, आउटपुट पोटेंशियल, तो वो ज़्यादा सही करके चलेगा। यानी उसकी जो हीटिंग, जो हीट देने की एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि उसको ज़्यादा वोल्टेज मिल रही है। ये समझिए आप इसको। अगर लेट अस सपोज़ कमरे का जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया, ज़्यादा। कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो अब आप चाहते हैं कि वो जो हीटर है वो थोड़ा मध्यम हो जाए, मतलब वो ज़्यादा हीट ना दे। तो यही तो हम चाहते हैं ना, ये ना हो कि वो और ज़्यादा हीट देना शुरू हो जाए, नहीं। हम चाहते हैं कि जब वो टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो वो हीट को कम कर दे। तो अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। तो देखें कि जब इस जगह पे, इस एनटीसी में टेम्परेचर हुआ रूम का ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस क्या हो गई, कम। रेजिस्टेंस कम हुई तो ओहम लॉ ये कहता है कि वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, कम। तो अब जी जो आउटपुट वोल्टेज इस हीटर को मिलेगी वो क्या हो जाएगी, कम। तो वोल्टेज कम होगी तो वो जो हीटर को आप कम वोल्टेज दे रहे हैं, तो वो सही करके फिर उस तरह से जलेगा नहीं, यानी उसकी जो हीटिंग इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम। तो अब वो हीट देना थोड़ा कम कर देगा। तो आप तो यही चाहते हैं कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हीट दे वो कम, लेकिन जब वो टेम्परेचर कम हो जाए तो हीट दे क्या, वो ज़्यादा। तो देखिए आप इस तरह से ऑटोमैटिकली हीटर की हीटिंग इंटेंसिटी को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर। और इसको पोटेंशियल डिवाइडर किस लिए कहते हैं, आप खुद सोचें ना कि अगर आपके पास 10 वोल्ट है, तो आप इसकी वोल्टेज को कम कर सकते हैं। 10 से समझो कि यहाँ पे किस टेम्परेचर के ज़रिए आपने वोल्टेज को कर लिया 5, तो पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया ना, 10 से आपने कर लिया 5 कर लिया। तो इसीलिए इसको कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस थी। अब और भी बहुत सारे पर्पसेज़ के लिए ये यूज़ होता है।
बहरहाल आपके सिलेबस के लिए ये सफ़िशिएंट है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बच्चा, और उसके अलावा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आप मत भूलें बच्चा, क्योंकि आपको पता है कि मैं अभी पिन पैक यूट्यूबर हूँ, तो इसलिए आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।